हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक्स के सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जो आपके 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको कवर करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प होगी इन क्वेश्चन से, और जो एमसीक्यूज आते हैं उनकी भी काफ़ी हद तक आपकी हेल्प होने वाली है यहाँ से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टू नेशन थ्योरी। तो भाई टू नेशन थ्योरी क्या है? ये मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि भाई जो इंडिया है इसमें 2 तरह के लोग रहते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, है ना। और कहते हैं आप को हिंदूज के लिए इंडिया बनाना चाहिए और पाकिस्तान के लिए सेपरेट कंट्री, जो मुस्लिम है उनके लिए सेपरेट कंट्री पाकिस्तान बनानी चाहिए। ये इनकी डिमांड थी और ये मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई। और अगर इंडिविजुअल बंदे की बात करें, अगर आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मोहम्मद अली जिन्ना जो इंडिविजुअल व्यक्ति थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो आगे बात करते हैं। हालांकि इस थ्योरी को अपोज करा था कांग्रेस ने, लेकिन आपको पता है 1940s में कई सारे चेंजेस हो गए थे जिसके कारण कांग्रेस नहीं रोक पाती है। उन चेंजेस की भी अपने बात करेंगे आगे। चलो आगे बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हाउ मेनी सीट्स गोट डिड कांग्रेस विन, यानी कि कितनी सीट्स कांग्रेस जीतती है, और हाउ मेनी सीट्स डिड द नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी विन, और दूसरी पार्टी जो लार्जेस्ट होती है ओपोनेंट पार्टी वो कितनी सीट्स को जीत के जाती है। तो आपको पता है मैंने ये क्वेश्चन को कवर करा है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो मैंने कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की भी बना चुका हूँ, और अपनी जो इंडिया वाली बुक है ना, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसकी भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना चुका हूँ। तो उनमें मैंने आपको इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये समझा चुका हूँ कि भी कांग्रेस थी वो शुरुआत के 3 इलेक्शन में लगातार जीतती है। यानी कि पहला इलेक्शन 1952 का एक तरफा जीत होती है, 1957 का सेकंड इलेक्शन उसमें भी कांग्रेस की एक तरफा विक्ट्री होती है, और थर्ड जो इलेक्शन होता है 1962 का उसमें भी कांग्रेस जीतती है। इसीलिए लगातार जो 3 इलेक्शन में जीतती है, इसीलिए उस टाइम पीरियड को कांग्रेस का एरा ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। इसको अपने पढ़ चुके हैं और ये डिफरेंशिएट भी किया था हमने कि हमारे कांग्रेस का जो एरा ऑफ डोमिनेंस रहा था वो दुनिया की बाकी कंट्रीज में जब वन पार्टी डोमिनेंस रहता है उनमें क्या डिफरेंस है। तो इसमें अपने देखेंगे कि पहले इलेक्शन जो 1952 में हुआ था उसमें कांग्रेस को 364 सीट्स मिली थी, और जबकि जो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी थी वो सीपीआई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, और उसको सिर्फ 16 सीट्स मिली थी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी एक तरफा विक्ट्री रही थी इस इलेक्शन में कांग्रेस की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। When and where was the first non-Congress state government formed and after India's independence? इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में पहली नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट कहां बनी थी? इस क्वेश्चन में मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करवा दूंगा छोटे, जो एमसीक्यूज में भी आपकी हेल्प करेंगे, और बड़े क्वेश्चन में कहीं भी आपका पॉइंट बने तो आप वहां पे लिख सकते हो कि पहली जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हमारे स्टेट में बनी थी वो केरला में बनी थी, और नाम था सीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वहां पे वो 60 सीट्स अकेली जीत के जाती है, 126 सीट्स में से कौन? केरला। हालांकि केरला के अंदर जो अपनी सीपी पार्टी है वो, हालांकि वहां पे आपको पता है प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, वो खैर अपने सर्कमस्टेंसेस को नहीं देखेंगे, अपने बात करेंगे कि वो पार्टी जीतती है अगर कोई नॉन कांग्रेस पार्टी होती है और वो किसी स्टेट में जीती है तो वो सीपी पार्टी होती है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि पहली कोई रीजनल पार्टी का नाम बताओ जो किसी स्टेट के अंदर जीत के आती है, तो वो डीएमके पार्टी होती है, द्रविड़ा मुनेत्रा कजागम करके इसका कुछ एक प्रोनाउंसिएशन होता है। 1967 में ये जीतती है। ये एंटी हिंदी एजिटेशन और एगिटेशन के ऊपर ये जीतती है, यानी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनने देना, इसके लिए ये प्रोटेस्ट करती है, जहां पे स्टूडेंट्स को फोरफ्रंट किया जाता है, और ये पार्टी वहां पे जीतती है। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी पार्टी थी जो कांग्रेस के अलावा, यानी कि नॉन कांग्रेस पार्टी जो सेंट्रल लेवल पे जीत के आती है पहली बार, तो वो जनता पार्टी थी। हालांकि वो एक कोलिएशन गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन जनता पार्टी पहली वो गवर्नमेंट थी 1977 के इलेक्शन में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाईलाइट द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाने में जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था? आपको पता है शुरुआत के तीनों इलेक्शन में कांग्रेस जीती थी तो पीएम यही रहे थे, और उस टाइम में हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी यही थे, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों यही रहे थे 1947 से लेकर 1964 तक, जब तक इनकी डेथ हुई तब तक। तो इनके जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी, इनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? सबसे पहला तो हमें कहते हैं हमारी सोवेरेनिटी को बचा के रखना है, जो इंडिया ने इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से जीत के आई है, सोवेरेनिटी को बनाया, इसको हमें बचा के रखना है। दूसरा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है। और तीसरा था प्रमोट इंडिया रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया को ग्रोथ भी करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये नेहरू की पॉलिसी के 3 बेस्ट ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद बात करें तो आपको पता है नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को भी बनाया था। जब कोल्ड वॉर चल रहा था, पूरी दुनिया 2 पार्ट में जब बंटी हुई थी, यूएसए और यूएसएसआर में, तब इन्होंने अफ्रीका और एशिया की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज से रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपने को कोल्ड वॉर को ज्वाइन नहीं करना, अपने को फ्रीली डिसीजन लेने हैं,
और साथ ही साथ में कोल्ड वॉर की टेंशन को कम करना है, तो हमें नाम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि किसी का हम अलाई नहीं बनेंगे, फ्रेंड नहीं बनेंगे, इसको आप ज्वाइन करो। और इसके अलावा इन्होंने एफ्रो जो एशियन यूनिटी है इसके लिए भी काम करा था। तो ये है इनकी पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव। अब अपने पढ़ते हैं कुछ एक शॉर्ट नोट जिनसे आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। जैसे पहला टॉपिक आता है सिंडिकेट किसे कहते हैं। तो आपको पता है कांग्रेस सिंडिकेट या सिंडिकेट उनको कहा जाता है जो कांग्रेस के अंदर ओल्ड, इन्फ्लुएंशियल और एक्सपीरियंस्ड लीडर थे, जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था 1966 के अंदर सीक्रेट बैलेट पेपर से इंदिरा गांधी को जिताने में, और इससे पहले 1964 को अनएनिमसली जिताने के लिए किसको, लाल बहादुर शास्त्री जी को। तो ये थे वो सिंडिकेट, और जो कि अलग हो जाते हैं कब, कांग्रेस से, यानी कि इंदिरा गांधी से अलग होकर कांग्रेस ओ जब बन जाती है इनकी, वो बनती है 1969 में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसके अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं प्राइवी पर्स क्या था। तो प्राइवी पर्स एक पेमेंट थी जो कि रूलिंग फैमिलीज को दी जाती थी, जो कि पहले प्रिंसली स्टेट से बिलोंग होती थी उनकी फैमिलीज को, यानी कि दी जाने वाली उनको एक प्रिविलेज थी। और ये एक एग्रीमेंट था कि उनको हेरिडेटरी मिलता रहेगा क्योंकि वो इंडिया के अंदर मिल रहे हैं। यानी कि जब इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स को मिलाया गया था तब उनसे ये एग्रीमेंट करा गया था कि भी तुम्हें कुछ खास पेमेंट वगैरह मिलेगी, तुम्हें खास प्रिविलेज मिलेगी। इसी को बोला गया प्राइवी पर्स। और इसको जब 1971 में 5th लोकसभा का जो हमारा इलेक्शन होता है उसमें इंदिरा गांधी, इसको आपको पता है, प्राइवी पर्स को रिमूव करने के लिए बात कहती है, और बाद में 1971 में जीत के आगे वो प्राइवी पर्स को अबॉलिश भी करते हैं। तो नेक्स्ट है नॉन कांग्रेसिज्म क्या है। तो नॉन कांग्रेसिज्म था कि सारी जो पार्टी है, चाहे वो प्रोग्राम और आइडियोलॉजी में एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन कांग्रेस को छोड़ के सारी ही कांग्रेस पार्टी एक साथ आ रही थी। कौन से इलेक्शन में, जो 4th इलेक्शन था 1967 के अंदर होने जा रहा था, उसके अंदर उनको लगा था कि अभी सही मौका है। इंदिरा गांधी पॉलिटिकल नोविस है, उनके जो पहले के पुराने लीडर थे उनकी डेथ हो चुकी थी, आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो उनको लगा था कि यही सही मौका है। तो नॉन कांग्रेसिज्म के वोट को डिवाइड नहीं होने देने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया था राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रैंड अलायंस। ये 1971 का जो इलेक्शन हुआ था, यानी कि 5th जो लोकसभा का इलेक्शन था उसके अंदर दिया गया था। ये ग्रैंड अलायंस कौन कौन सी पार्टी से मिलकर बना था। इनको नॉन कम्युनिस्ट और नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टी कहा जाता है, क्योंकि उसमें सीपीआई पार्टी इसके साथ नहीं थी, और कांग्रेस के अगेंस्ट, कांग्रेस आर के अगेंस्ट में तो ये लाया ही गया था। तो इस पार्टी में कौन कौन सी पार्टी थी इस पर्टिकुलर अलायंस में, तो वो थी एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल। इन सारी पार्टी से मिलकर 1971 में इलेक्शन लड़ा था इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, और उस टाइम में इन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसका नाम था रिमूव इंदिरा। और माना जा रहा था इलेक्शन के अंदर कि भाई हो सकता है ये विक्ट्री कर ले इस इलेक्शन में, लेकिन ये ग्रैंड अलायंस, ग्रैंड फेलियर के नाम से जाना जाता है बाद में, क्योंकि उसके अंदर इसकी डिफीट होती है। लगभग 40 से कम सीट्स भी ये जीत के आ पाता है ना। तो ये था ये ग्रैंड अलायंस। कोलिएशन गवर्नमेंट किसे कहते हैं, जब एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो कई सारी पार्टी साथ में आती है और गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, उसे कोलिएशन पार्टी कहते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। जो एरा ऑफ कोलिएशन है इंडिया की पॉलिटिक्स में, वो कहलाता है 1989 से 2014 का। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होएगा, ये एरा ऑफ कोलिएशन है वो 1989 से 2014 का कहा जाता है, जबकि हमारी कोलिएशन गवर्नमेंट तो जनता पार्टी 1977 में ही बनी थी। तो 1977 में तो बनी थी, लेकिन उसके बाद आपको पता है कांग्रेस अकेली जीत के आती है मेजोरिटी में ना, उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो 2 बार। तो इसके लिए कहा जाता है कि 1989 का जो प्रॉपर टाइम था ना, उसमें लगभग जो भी गवर्नमेंट बनी थी वो कोलिएशन से ही बनी थी। कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मेजोरिटी बहुत कम मिली थी और ना के बराबर मिली थी या नहीं मिली थी। तो इसीलिए एरा ऑफ कोलिएशन कहा जाता है। 2014 में आपको पता है बीजेपी जीत के आती है, अकेली एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ जीतती है। हालांकि इनका एक अलायंस होता है एनडीए जो मिलकर भी जीतता है, लेकिन अकेली भी ये जीतती है, 272 सीट से ज्यादा लेके आती है। चलो आगे बात करते हैं डिफेक्शन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात कि डिफेक्शन का मतलब आप ऐसे मानो कि वो इंसान जो पार्टी के साथ दगा करता है, यानी कि धोखेबाज निकलता है, यानी कि जिस पार्टी के सिंबल को यूज करके वो पार्टी में जीतता है रिप्रेजेंटेटिव, और जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज कर लेना, डिफेक्शन कहलाता है। ये 1967 के इलेक्शन में देखने को बहुत ज्यादा मिला था, जिसमें कांग्रेस 3 स्टेट में हारती ही डिफेक्शन के कारण है। तो देखो क्या डेफिनेशन है, आपको मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रहा हूं, और मेरा यही प्रयास होता है हर एक वीडियो में जब भी मैं बनाता हूं, मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा के वो क्वेश्चन बोलता हूं और उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि लाइन टू लाइन आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा होता हूं, बच्चा यहां से पढ़ सकता है। मेन बात होती है कॉन्सेप्ट को समझाने की, उसी पे मैं प्रयास करता हूं ताकि वीडियो भी छोटी रहे। लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा तो वीडियो ज्यादा बड़ी लगेगी। और अगर आपको किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूं, वो ले सकता है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेकर भी काम चला सकता है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपने। और इस इलेक्शन में आपको पता है
कि आया राम गया राम का स्लोगन इसी इलेक्शन से आया था एक पर्टिकुलर, क्योंकि गया लाल नाम के जो एक एमएलए थे, हरियाणा से बिलोंग करते थे, वो पार्टी को चेंज कर लेते हैं थ्राइस टाइम्स में, और वो भी लगभग 15 दिनों के अंदर अंदर, है ना। तो इसीलिए ये आया था वहां पे। तो यहां से ये जो डिफेक्शन है, इसने 1967 के इलेक्शन में गवर्नमेंट को बनने या ना बनने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्या था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार पता है आपको, एक मिलिट्री के एक्शन को कोड वर्ड नाम दिया गया था, जो कि 1984 के अंदर जब गोल्डन टेंपल में सिख मिलिटेंट आ गए थे, तो उनको निकालने के लिए करा गया था। इसलिए आपको पता है इस ऑपरेशन में हालांकि जो सिख मिलिटेंट है उनको तो अरेस्ट कर लिया, कुछ को मार दिया गया, यानी कि उनको काबू कर लिया गया था, लेकिन इस ऑपरेशन के अंदर जो होली और श्राइन जो टेंपल है, गोल्डन टेंपल, उसको डैमेज हो गई थी, जिसके कारण जो मतलब सिख का जो सेंटीमेंट है उसको नुकसान हुआ, और उसके कारण काफ़ी जगह प्रोटेस्ट भी हुआ था। और 1984 के बाद में जब दो उनके मिलिट्री जो अपने कमांडर थे, किसके, इंदिरा गांधी के, वही इनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। जो दो इनके मेन बॉडीगार्ड थे वही इनको मार देते हैं। और इसके बाद आपको पता है एंटी सिख रियोट्स देखने को मिले थे, और जिसके अंदर सिख के साथ बहुत गलत किया गया था। तो ये कुछ ऐसा हुआ था ना। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है इसको भी बता दिया, थोड़ी सी आगे की बात भी आपको बता दी। आगे बात करते हैं कि व्हाट वर द मेन प्रोविजन ऑफ द पंजाब अकॉर्ड। पंजाब अकॉर्ड के मेन प्रोविजन क्या थे? इन व्हाट से कैन दे बी द बेसिस फॉर फर्दर टेंशन बिटवीन द पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स। किस प्रकार इन्होंने प्रयास करा होगा ना टेंशन को कम करने का नेबरिंग स्टेट के बीच में, और क्या कुछ रहा होगा, वो सब कुछ अपने को इसमें जानना है। तो जो जस्ट इससे ऊपर का क्वेश्चन पड़ा है ना, उसके जस्ट बाद की ही ये कहानी है कि आपको पता है राजीव गांधी पीएम बनते हैं 1985 में, और वो फिर यहाँ पे पंजाब के अंदर जो टेंशन चल रही होती है काफी लंबे टाइम से, जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलते होते हैं, उनको कम करने के लिए हरचंद सिंह लोंगवाल, जो कि अकाली दल के प्रेसिडेंट होते हैं और मॉडरेट प्रेसिडेंट होते हैं, उनके साथ एक अकॉर्ड साइन करते हैं, जिसको पंजाब अकॉर्ड, राजीव गांधी लोंगवाल अकॉर्ड भी कहते हैं, उसको साइन करा जाता है। इसमें क्या कुछ खास बातें होती है? वो बातें ये होती है कि चंडीगढ़ को कैपिटल के तौर पे ट्रांसफर किया जाएगा पंजाब को, और एक सेपरेट कमीशन बनाई जाए जो बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करे पंजाब और हरियाणा के बीच में, और एक अलग से ट्रिब्यूनल यानी कि एक सेपरेट कमीशन को बनाया जाए जो रावी और व्यास की जो दो नाम की नदियां हैं इनके बीच में पानी को सेपरेट करे। किसके लिए? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी को अच्छे से बांटे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि जो भी मिलिटेंसी पंजाब में हुई है, जो भी नुकसान हुआ जिन फैमिलीज को, उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ में जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पंजाब के अंदर लागू किया गया, इसको क्या करा जाए, विड्रॉ करा जाए। तो ये कुछ एक सर्कमस्टेंसेस इस प्रोविजन में रखी गई थी, लेकिन इसके बाद भी लगभग एक डिकेड तक वहां पे नॉर्मलिटी नहीं आई थी, वहां पे प्रेसिडेंट रूल रहा था। वहां पे एक तरह से जो आम आदमी है उनके लिए काफी जीना कठिन हुआ था, ह्यूमन राइट वहां पे वायलेट हुए थे। और वहां पे जो 1992 के अंदर इलेक्शन होता है उसके अंदर सिर्फ 24% लोग ही वोटिंग करते हैं। तो सोच सकते हो कि उनका डेमोक्रेसी से कितना मतलब उस टाइम में एक तरह से मन दिल ऊब जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि प्रेसिडेंट रूल ही जब रहना है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ही रहना है, तो काय को वोटिंग हो ना। उसके बाद वहां पे 1997 में एक अच्छा इलेक्शन होता है जिसमें जो वहां की बीजेपी पार्टी है और अकाली दल के साथ अलायंस करके वो जीत के आती है। तो वो इलेक्शन वहां पे एक सही होता है, तब जाके वहां से प्रेसिडेंट रूल वगैरह हटता है। तो काफी टाइम तक वहां पे कंडीशन खराब रहती है। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। हाईलाइट एनी 2 effects of the election 1989 on the politics of India। कि 1989 के जो इलेक्शन शुरू हुए उनमें क्या इंडिया की पॉलिटिक्स पे इफेक्ट पड़ा। तो आपको पता है 1989 के इलेक्शन से हमारे एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि उसमें कांग्रेस की डिफीट होती है, यानी कि राजीव गांधी उस इलेक्शन में हार जाते हैं। राजीव गांधी के हार से एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम आ जाता है, और वहां से जो एक ही पार्टी जो जीतती आ रही थी लगातार, यानी कि वन पार्टी का जो डोमिनेंस था वो एकदम प्रॉपर तरीके से होता है खत्म, और वहां से शुरू होता है कोलिएशन का फेज। तो ये हमारा चेंज आता है कि नई अब जो गवर्नमेंट बनेगी वो कोलिएशन गवर्नमेंट बनेगी। और तीसरा भी लिख सकते हो कि यहां से कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज और जो लोकल पार्टीज है उनका इन्फ्लुएंस काफी हद तक बढ़ जाता है। और एक और भी लिख सकते हो, जितने आपसे पूछे आप लिख सकते हो कि यहां से कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती थी ना, उसको अब दरकिनार करते हुए यहां से प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तो ये कुछ एक चेंजेस होते हैं हमारे। आगे बात करते हैं, पॉलिटिकल इक्वेशन इन कोलिएशन गवर्नमेंट आर अनस्टेबल। कहते भी अनस्टेबल होती है कोलिएशन गवर्नमेंट, ये तो आपको पता ही है। इसका क्वेश्चन मैंने करवाया कि कोलिएशन गवर्नमेंट के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, जब अपनों ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करे हैं वहां की वीडियो में। हाउ वाज दिस कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट 1989 में, और जब यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बना 1996 में, ऐसा कैसे आपको देखने को मिला। तो यहां पे क्वेश्चन में तो सिर्फ बात करेगी अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, कोलिएशन गवर्नमेंट कैसे,
और वो आपको बताना है 1989 के इलेक्शन को रेफरेंस में मानते हैं और 1996 को। लेकिन मैंने यहाँ पे 1997 की भी बात आपको डाल दी है कि आपको पता है यहाँ पे कोलिएशन गवर्नमेंट बनी थी और पहली बार सेंट्रल लेवल पे नॉन कांग्रेस पार्टी को जीत के आती है तो वो जनता पार्टी होती है। लेकिन आपको पता है वो कोलिएशन गवर्नमेंट होती है, इसके 2 साल से पहले मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट है वो क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह गवर्नमेंट के तौर पर बनाई जाती है नेक्स्ट पीएम, और 4 महीने में उनकी गवर्नमेंट भी गिर जाती है। तो यहां से पता चलता है कि कोलिएशन गवर्नमेंट में क्या होता है, भी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, तो ये गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है। और इसके बाद 2 एग्जांपल अपने अच्छे से देखने को मिलते हैं कि 1989 में नेशनल फ्रंट जीत के आता है। नेशनल फ्रंट जीत के आता है, उसको लीड करते हैं वाईपी सिंह, और वो लगभग 20 महीने से पहले ही क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब पीएम बनते हैं, वो गवर्नमेंट एक कोलिएशन गवर्नमेंट होती है। नेशनल फ्रंट एक कोलिएशन गवर्नमेंट था वो, और वो बेसिकली लेफ्ट ने और बीजेपी ने सपोर्ट करा था इस नेशनल फ्रंट को, और वो चाहते थे कांग्रेस को हराना इस इलेक्शन में। और कांग्रेस हारती तो है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट बनती है 20 महीने से कम टाइम में क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसके बाद आपको पता है 1996 में यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाता है, जिसमें लेफ्ट पार्टी को सपोर्ट करा जाता है कांग्रेस के द्वारा। और इस जो मेन जो फ्रंट बनाया जाता है यूनाइटेड फ्रंट, इसका मेन एजेंडा होता है कि इस टाइम में सबसे बड़ी जो पार्टी थी इस इलेक्शन की वो थी बीजेपी, और बीजेपी को मेजोरिटी तो नहीं मिली थी, 272 से ज्यादा सीट्स नहीं मिली थी। तो ये सारी पार्टीज मिलकर चाहती थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बाहर किया जाए, तो ऐसा ये कोलिएशन बनता है। लेकिन ये कोलिएशन भी पूरे 5 साल पूरे नहीं कर पाता है, 10 से 12 महीने के बीच में ये भी गिर जाता है। तो ये होता है कि कोलिएशन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमी ही क्या है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टी एक साथ में आती है तो आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो अनस्टेबल होगी। और सबसे बड़ी बात है, जब अनस्टेबल होगी और आइडियोलॉजी का आपस में क्या होगा भाई, डिफरेंस होगा, आइडियोलॉजी अलग अलग होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी को तुरंत इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ये इसकी कुछ कोलिएशन गवर्नमेंट की कमियां भी होती हैं। और एडवांटेज आप जानते ही हो कि कोलिएशन गवर्नमेंट से सिंपल सी बात है, एक सिंगल पार्टी की जो डोमिनेंस है वो नहीं चलता। और दूसरी बात यह है कि डिफरेंट आइडियोलॉजी जब आती है तो कहीं ना कहीं हर सेक्टर पे ग्रोथ करने का प्रयास करा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें रीजनल पार्टी का भी कुछ हद तक रोल होता है, तो हर एक एरिया को ऐसे माना जा सकता है कि उसका डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी वन मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोवियत इकोनॉमी एंड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन नहीं जानता भाई कि यूएसएसआर यानी कि सोवियत इकोनॉमी और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि यूएसए की, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है, सोवियत इकोनॉमी है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो सिंपल सी बात है सोशलिस्ट मॉडल पे बेस्ड है। और इसमें टोटल जो कंट्रोल करा जाता है वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। जबकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप ज़्यादा होती है और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वो काम करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम से कम होता है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का फाउंड करने का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो किसी एक का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। मैंने अपनी पहले वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बनाई है उसमें भी बताया था कि जब भी किसी का ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, अगर आप नहीं पढ़ के जाए तो सिंपल सी बात लिख देना भाई, किसी का ऑब्जेक्टिव अगर नहीं पढ़ के जाए तो आप ये भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि सभी जो एसोसिएशन बनती है, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनती है ना, उनके ऑब्जेक्टिव कुछ हद तक सेम होते हैं। और वो क्या होता है कि पीस को स्टेब्लिश करना, कोऑपरेशन करना कंट्रीज के बीच में, सिक्योरिटी को बिल्ड करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फास्ट करना, ये ऑब्जेक्टिव सभी के होते ही होते हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो बनाया गया था 1992 में, तो ये क्यों बनाया गया, तो कहते हैं इसका जो आपको पता है इसका लोगो क्या है, एक सर्किल है, और सर्किल किसका बनाया गया है, गोल्डन स्टार्स के बनाए गए। और वो 12 गोल्डन स्टार्स है, और 12 गोल्डन स्टार्स अपने आप को 12 एक परफेक्शन को बताता है और कंप्लीटनेस को भी बताता है। जो सर्किल है वो यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कहते हैं ये जो इनका गोल्ड स्टार्स है जो बना है, ये सोलिडेरिटी को और हार्मोनी को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स है, स्टेट्स है, उनके बीच में। और साथ ही साथ में इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है उनके बीच में कोऑपरेशन को जनरेट किया जाए, कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ में जो नए सोवियत यूनियन को छोड़ के अगर मेंबर आ रहे हैं हमें, तो इनको एक्वायर किया जाए, इनको हमारे साथ जोड़ा जाए। ये इनके ऑब्जेक्टिव थे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि एशियन को कब स्टेब्लिश करा गया, इसके मेन ऑब्जेक्टिव था, तो एशियन को स्टेब्लिश करा गया 1967 के अंदर। और 5 इसके फाउंडिंग मेंबर थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसको बनाया गया। याद रखनी ऐसी बातें, MCQs में ऑब्जेक्टिव में वहां पे आ सकता है, वहां पे मैच ऑफ द फॉलोइंग में कुछ एक डेट्स आपको आ सकती है, तो आपको वहां पे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाद में इसको 5 कंट्रीज ने और ने ज्वाइन कर लिया, जिनमें से ब्रोनी दारुसलेम है, वियतनाम है, लाओ पीडीआर है, म्यांमार है और कंबोडिया है। इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे, तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो था एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, और किसके थ्रू करना, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू करना। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इसका था कि पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ाना और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए, किसके रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में जो लिखी हुई बातें उनको फॉलो करते हुए पीस और स्टेब्लिशमेंट को करना।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन है एनालाइज द टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ 1940s दैट लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। की 1940s में ऐसा क्या चेंज हो गया था जिसके कारण पाकिस्तान का क्रिएशन हो गया। तो सबसे बड़ी बात तो मुस्लिम लीग ने इसमें आपको पता है डिमांड करी थी सेपरेट पाकिस्तान की 1940 के अंदर, और इसी बेस में 1946 के अंदर 16 अगस्त को आपको पता है डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं, जिसके दिन हिंदू और मुस्लिम के बीच में रियोट्स हुए। और इसके अलावा आपको पता है 1940s में कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपनी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को भी खेला इंडिया के साथ में। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे इंडियन पॉलिटिक्स में, जिसके कारण क्या हुआ कि एक तो मुस्लिम लीग का रोल था वो बढ़ने लग गया था। एक 1946 में आपको पता है डायरेक्ट एक्शन डे जो आया जिसमें मुस्लिम हिंदू के बीच में रियोट्स हुआ, और एक अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी ना ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल, ये कुछ चेंजेस हुए जिनके कारण पाकिस्तान क्रिएट हो गया। हालांकि कांग्रेस ने इसको बहुत अपोज करा, कांग्रेस ने कहा कि एक ही नेशन बनना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या है, स्टेट इट्स मेन फंक्शन। जो एक ये दो आपको पता है ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जो बात करते हैं ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन की, जिसमें से एक है ह्यूमन राइट वॉच, जिनको अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में चर्चा कर चुके हैं, और ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल वॉच। ये दोनों के दोनों एनजीओ है, दोनों के दोनों का काम यही है कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट को कहीं भी वायलेट नहीं होने दिया जाए, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन मिले, उनकी डिग्निटी मिले। और ये हर साल अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं जिसके अंदर हर एक कंट्री की ये मतलब बताते हैं उनमें ह्यूमन राइट कितना वायलेट हुआ है कितना नहीं। तो उसके बारे में ये रिपोर्ट पब्लिश करता है कौन सा, ये जो एनजीओ है अपना एमनेस्टी इंटरनेशनल वॉच। आगे बात करते हैं, और ये इस पे प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट है वो इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर किसी का वायलेट होगा तो कहीं ना कहीं दूसरों का भी वायलेट होगा, तो वायलेट नहीं होना चाहिए, और ये इसके लिए रूल रेगुलेशन भी बनाता है। आगे बात करते हैं व्हाई आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूएन रिक्वायर्ड, कि भाई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन है, इनकी सबकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो भाई सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पीस को स्टेब्लिश करा जाए, कोऑपरेशन आए मेंबर स्टेट के बीच में। और अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, यानी कि कंट्रीज के बीच में, देखो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, वॉर तो होगा, लेकिन इस वॉर को, इस कॉन्फ्लिक्ट को एक मेजर वॉर में तब्दील ना होने दिया जाए, एक बड़े वॉर में इसको एक्सेलरेट ना होने दिया जाए, रोक लिया जाए। इसलिए यूएन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड पड़ती है। पूरी दुनिया में ये रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं जिसके तहत सारी कंट्रीज आपस में यूनिटी में रहती है, कोऑपरेशन में रहने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के दो फंक्शन बताओ। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बनाया गया। अब वर्ल्ड बैंक है वो क्या काम करता है, ये लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, ये ग्रांट्स भी देता है कंट्रीज को जब वहां कंट्रीज को नीड पड़ती है, या कंट्रीज के अंदर ऐसी कोई एपिडेमिक्स आ जाए या ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाए जब नीड उनको फाइनेंशियल नीड होती है, तो ये उनको नीड प्रोवाइड करती है। ठीक है, उन कंट्रीज और खास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज को ये फाइनेंशियली असिस्ट करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा ये कंट्रीज को किसके लिए लोन देती है, मतलब इकोनॉमिक हेल्प करती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए, उनको एजुकेशन में इंप्रूव करने के लिए, हेल्थ केयर को इंप्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, एनवायरनमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए, इन सब के लिए ये कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करता है। कौन? वर्ल्ड बैंक। कब बनाया गया? 1944 में। कौन से कॉन्फ्रेंस में? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इनको बनाया गया। चलो आगे बात करते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट। अब अपने शॉर्ट नोट वो देखेंगे जिनको मैंने जब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाई थी आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, तो मैंने इस क्वेश्चन को डाला था, लेकिन मैंने इसे वहां एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने कहा था कि इसकी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। तो अब मैं इसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा, जिनमें एक्सटर्नल नोशन ऑफ थ्रेट होते क्या हैं, इसके कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक कंट्री के पास कौन सी चॉइसेस होती है। मैं प्रयास करूंगा कि सभी कॉन्सेप्ट को समझाऊं, क्योंकि पक्का पक्का यहां से डैम श्योर है कि यहां से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो शुरू करते हैं अपनी इस क्वेश्चन को। एक्सटर्नल नोशन ऑफ थ्रेट, पहले तो कहते हैं किसे, क्या होता है ये एक्सटर्नल नोशन ऑफ थ्रेट। यानी कि इसमें सिंपल सी बात है, एक कंट्री प्रयास करती है कि सबसे बड़ा जो उसको थ्रेट होता है ना वो बाहर की कंट्री से होता है, तो बाहर की कंट्री से उसे थ्रेट ना हो इसलिए प्रयास करती है, इसलिए वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करेगी, या वो क्या करेगी, किसी दूसरी कंट्री को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेगी कि उसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो। तो कई सारे उसके पास ऑप्शन होते हैं। तो इनमें उसके पास तीन तरह के ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट के पास, कि अगर उसे थ्रेट ऑफ वॉर हो तो उससे वो कैसे निपट पाए। तो तीन चॉइस कौन सी होती है? टू सरेंडर करना, यानी कि एक कंट्री जब अगर किसी दूसरी कंट्री ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो वो सामने सरेंडर कर दे। एक ऑप्शन होता है उसके पास टू प्रिवेंट करना, और तीसरा ऑप्शन होता है टू डिफेंड करना। तो देखो इन तीनों ऑप्शन के बेसिस पे उसके पास चार कंपोनेंट होते हैं कि वो इनके तहत अपनी आपकी कंट्री को बचा सकती है दूसरी एनिमीज कंट्री से या जो अटैक कर रही है। और वो कंपोनेंट कौन से होते हैं? डेटरेंस करना,
डिफेंस करना, बैलेंस ऑफ पावर करना और अलायंस बिल्डिंग करना। इनमें मैं कहता हूं कि मेरी तरफ से अलायंस बिल्डिंग और बैलेंस ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है, इनके कहीं ना कहीं छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो में पर्टिकुलर में इस टॉपिक में इस क्वेश्चन में सारे चीजें जो आपके चार कंपोनेंट है चारों को अपने डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला आता है बैलेंस ऑफ पावर है कंपोनेंट ऑफ अ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। भाई बैलेंस ऑफ पावर क्या कहेगा? सिंपल सी बात है, बैलेंस करना। और बैलेंस कैसे करेगा तो एक कंट्री को जब डर रहेगा ना कि दूसरी कंट्री उसके ऊपर अटैक ना कर दे, तो दूसरी कंट्री उसके ऊपर अटैक कौन सी करेगी? या तो उसकी जो नेबरिंग कंट्री है उससे उसे डर रहेगा, या कोई उसकी जो एनिमीज कंट्री है यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग पावर है और वो कभी ना कभी अटैक कर सकती है, तो उसको क्या करना होगा? अपनी कंट्री की मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर उसने अपनी कंट्री की मिलिट्री पावर अपनी नेबरिंग कंट्री या अपनी एनिमीज कंट्रीज के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग कर लिया, उनके इक्वल स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो सिंपल सी बात है वो बैलेंस ऑफ पावर की कंडीशन में आ गया। अब उसे डर नहीं रहेगा कि वो कंट्री उसके ऊपर अटैक करेगी। लेकिन इसमें साथ ही साथ में वो ये भी प्रयास करती है कि उस कंट्री को इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर भी वो इतनी बूस्ट कर ले जितनी उसकी एनिमी कंट्री या जो भी उसकी नेबरिंग कंट्री है उसके पास है उतनी, ताकि उसे डर किसी भी तरह से ना रहे। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पावर करने का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आता है अलायंस बिल्डिंग का। अब ये अलायंस बिल्डिंग क्या कहता है? सिंपल सी बात है, जब अपने को लगता है डेवलपिंग कंट्रीज को लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग नेशंस है या कोई स्ट्रॉन्ग अलायंस है जो कभी भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो वो उस स्ट्रॉन्ग अलायंस से निपटने के लिए या उस स्ट्रॉन्ग कंट्री के अगेंस्ट में पावरफुल बनने के लिए कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर एक अलायंस बना लेता है, जिसमें सारे कंट्रीज ये एग्रीमेंट करते हैं कि अगर हम में से किसी एक पर भी अटैक होता है तो हम सभी समझेंगे कि हम सबके ऊपर अटैक हुआ और हम सब मिलकर उसको रिस्पॉन्स देंगे। इसको बोलते हैं अलायंस ऑफ पावर। इससे क्या होगा कि कंट्री की पावर अपने आप बढ़ गई, अब उसे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे अलायंस बने हुए हैं जिनमें से फेमस नाटो और वॉर्सो पैक्ट था कभी, है ना, और नाटो तो आप जानते ही हो है। तो ये है अलायंस बिल्डिंग। आगे बात करते हैं डेटरेंस का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कहता है? तो डेटरेंस इज द थ्रेट ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू डिस्करेज एन ओपोनेंट फ्रॉम टेकिंग एन अनवेलकम एक्शन। यानी कि डेटरेंस एक ऐसा थ्रेट होता है जिसमें क्या करता है, एक कंट्री प्रयास करता है कि कोई भी जो दूसरी कंट्री है वो उसके ऊपर अटैक ना कर पाए, उसको डिस्करेज कर दे। ऐसा प्रयास डेटरेंस कहते हैं। वैसे आपने ये कॉन्सेप्ट कभी कोल्ड वॉर चैप्टर अगर अभी तो अपने सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन आपने उसमें पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डेटरेंस काम किया था वहां पे, क्योंकि वहां पे यूएसए ने यूएसएसआर पर डायरेक्टली अटैक नहीं करा था, ना ही यूएसएसआर ने यूएसए पे अटैक करा था। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों ही डेटरेंस के कंडीशन पे थे, यानी कि दोनों ने अपने आप के वेपन्स इतने अच्छे बना लिए थे, इतने स्ट्रांग हो गए थे कि एक दूसरी कंट्री को डर लग रहा था कि अगर हमने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो हो सकता है हमें सामने वाला ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग बनाना ताकि सामने वाली जो ओपोनेंट है उसको आप डिस्करेज कर सको, वो आपके ऊपर अटैक ना कर पाए, इसे ही डेटरेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। और अब बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की। तो नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है? वो ये कहता है कि भाई सबसे बड़ा डर एक कंट्री को सिर्फ बाहर का कोई डर नहीं होता कि उसके ऊपर मिलिट्री थ्रेट हो, बल्कि सबसे बड़ा डर होता है एक ह्यूमन की डिग्निटी बच के रहे, एक ह्यूमन का जो राइट हो वो बच के रहे, एक ह्यूमन की सिक्योरिटी को देना। और ह्यूमन की अगर सिक्योरिटी को बचाना है तो बहुत सारे और थ्रेट्स होते हैं, जैसे कि टेररिज्म हो गया, जैसे कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो गया, जैसे कि इसके अलावा एपिडेमिक्स वगैरह हो गया। तो कहते हैं इनसे निपटना होगा हमें। ये है नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ थ्रेट, जो मैं कहता हूं कि मेरे हिसाब से ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो इसको ध्यान देना है आपको। अब बात करते हैं डिसआर्मामेंट की। तो डिसआर्मामेंट क्या होता है कॉन्सेप्ट? व्हाट डू यू मीन बाय डिसआर्मामेंट? तो डिसआर्मामेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसे आर्म्स को हमें नहीं बनाना जो कैसे वेपन होते हैं मास डिस्ट्रक्शन में काम आते हैं, चाहे वो केमिकल वेपन हो चाहे वो बायोलॉजिकल वेपन हो, उनको हमें नहीं बनाना। यानी कि उनको बनाना नहीं है या उनको कम करना है, मतलब उनकी जो स्पीड है उनको कम करना है, उनको इतना ज़्यादा नहीं बनाना। इसको बोलते हैं डिसआर्मामेंट। बेसिकली डिसआर्मामेंट का मतलब यही होता है कि भाई टू स्टॉप यानी कि रोक दो ऐसे वेपन्स को जो वेपन कहीं ना कहीं मास डिस्ट्रक्शन में काम आते हैं। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज मीन्ड बाय जियोपॉलिटिक्स किसे कहते हैं? तो नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, जियोपॉलिटिक्स। जियो का मतलब क्या? अर्थ भूमि। पॉलिटिक्स का मतलब क्या? पॉलिटिक्स। तो यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसके रिसोर्सेज का किस तरह से यूज होना चाहिए, रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उन रिसोर्सेज को कब कैसे और कितना यूज करना है, इसके रिगार्डिंग होने वाली पॉलिटिक्स को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। और आपके सामने सिंपल से वर्ड में ये लिखी हुई है, आप सारे यहां से पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सजेस्ट एनी 2 स्टेप्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू चेक पॉल्यूशन एंड सेव एनवायरमेंट। कहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रयास करना चाहिए
क्या कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, एक तो कहते हैं क्लीन प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ऐसा प्रोडक्शन जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग की गैसेस है, ग्रीन हाउसेस गैसेस सॉरी, वो कम से कम निकले, है ना, वो कम से कम एमिशन हो, ऐसा प्रयास करना है। और इकोसिस्टम को मैनेज करना है, यानी कि हमें ग्लोबल वार्मिंग होने से बचाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट वगैरह लगाने हैं। एक कंट्रीज़ को इंडस्ट्रियलाइजेशन इस हिसाब से करना है, इस लिमिट में रह के करना है कि ग्रोथ तो हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें। आगे क्वेश्चन में ग्लोबल कॉमन नाम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इंडिजीनियस पीपल को दिया। इनके मैंने आंसर नहीं लिखे यहाँ पे, क्योंकि मैंने इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में कहीं ना कहीं जो ऊपर पहले 2 वीडियोस में बना चुका हूँ, लगभग उनमें 30 क्वेश्चन को मैंने कवर करा है, 1-1 घंटे की वो वीडियो, उनमें मैंने इन्हें एक्सप्लेन करा है, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने थोड़ा सा, मेरी एक कमी मुझे लगती है कि मैं थोड़ा सा फास्ट एक्सप्लेन करता हूँ, रुकता नहीं हूँ बीच में। तो इसमें बेटा मेरे यही प्रयास रहता है कि मैं कम से कम टाइम बच्चों का लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ। अगर किसी भी मेरे भाई बहन को वीडियो देखते टाइम ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा फास्ट बोल रहा है, तो आप इसकी स्पीड को कम कर सकते हो ना, 0.75 0.80 जितना भी आपको लगता है उतनी कर सकते हो। और मैंने प्रयास करा आपको सभी कॉन्सेप्ट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हद तक समझाने के, फिर भी अगर मेरे से कोई कमी रही हो तो दिल से चाहता हूं कि मुझे आप क्षमा करें। और अगर आपको पसंद आई मेरा प्रयास तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और उन पे कमेंट भी करें, ताकि आपके ये कमेंट, आपके ये सब्सक्राइब किए हुए जो आप ऐसे काम करोगे तो हमें ये मोटिवेशन मिलेगा और भी ज़्यादा मैं प्रयास करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।